नमस्कार, आप देख रहे हैं 6 बजे की 6 बड़ी खबरें। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। कोरोना काल के बीच मेरठ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को परेशान कर दिया है और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। मेरठ मेडिकल कॉलेज में एक हैरान करने वाला वाकया पेश आया। यहां कोरोना की जांच के लिए ले जाया जा रहा सैंपल बंदर ही छीन कर भाग गया। मेरठ मेडिकल कॉलेज में लैब टेक्नीशियन कोरोना की जांच के लिए सैंपल माइक्रोबायोलॉजी लैब लेकर जा रहे थे, तभी रास्ते में बीचों बीच बंदरों ने उन्हें घेर लिया। बंदरों ने लैब टेक्नीशियन पर एक तरह से हमला कर दिया और सैंपल छीनकर पेड़ पर जा बैठे। और फिर बंदर पेड़ पर बैठे बैठे ही सैंपल को चबाने लगा। देखिए, बंदर के हाथ में ग्लव्स है जिसे वो अपने दांतों से चबा रहा है और फिर उसे नीचे फेंक दे रहा है। बंदर इस बात से बेपरवाह है कि ऐसा करना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। एक बार फिर से देखिए, बंदर कैसे अपने दांतों से ग्लव्स को नोच रहा है, उसे चबा रहा है और फिर बचे हुए हिस्से को नीचे फेंक दे रहा है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर धीरज बालियान का कहना है कि बंदरों के इस आतंक को लेकर कई बार वो वन विभाग को सूचना दे चुके हैं, लेकिन अभी तक बंदरों को पकड़ने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा बंदर अब आफत बन चुके हैं। सीएमएस धीरज बालियान ने माना है कि बंदर जो सैंपल लेकर भागे हैं वो कोरोना संक्रमण टेस्ट के सैंपल थे, लेकिन मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल कह रहे हैं कि सैंपल कोरोना संक्रमितों के तो थे, लेकिन कोरोना जांच के नहीं थे। बंदर ले गए हैं वो ब्लड के सैंपल थे, जो कोरोना का जो थ्रोट का सैंपल होता है वो नहीं थे उसमें। वो जो जिस टेक्नीशियन लिया था वो उसने बताया वो ब्लड के सैंपल लिया था, वो बंदर को छीन के ले गए थे और उन्होंने उस सैंपल को दोबारा से मरीजों में निकलवा दिया। वहीं डीएम मामले की जांच की बात कह रहे हैं। देखिए, जो भी आपने बताया है मैं इसको चेक करा लेता हूं, अगर कोई आपका कोई होगा तो मैं इसको चेक कर लेता हूं। आपने ये वीडियो देखा, ये वायरल वीडियो? अभी मैंने नहीं देखा, आप जो दिखाएंगे मैं देख लेता हूं, फिर जैसा होगा बताता हूं। अभी तक ऐसी कोई रिसर्च नहीं आई है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि जीव जंतुओं में भी कोरोना फैल सकता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो सोचिए मेरठ के इन बंदरों का संकट कितना बढ़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पाकिस्तान से हिंदुस्तान में दाखिल हुए टिड्डी दल ने फरवरी के बाद एक बार फिर से भारत में हमला बोल दिया है। इस बार टिड्डियों ने किसानों की फसलों को इस कदर बर्बाद कर दिया है कि उन फसलों में अब कुछ भी नहीं बचा है, जिससे किसान परेशान हैं और इसने 1-2 सरकारों को नहीं बल्कि पूरी 7 सरकारों को हिलाकर रख दिया है। हरे भरे खेतों में टिड्डियों का आतंक इस कदर बरपा कि किसानों की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। जो किसान अपने खेत में लहलहाती फसलों को देखकर खुश हो रहा था, अब उस किसान के पास न खाने को बचा है और न बचाने को, क्योंकि टिड्डी दल लहलहाती फसलों को सफा चट कर गया। नुकसान है इस बार किसानों को, तो बहुत नुकसान है साहब। आप देख लीजिए 14-15 बीघा जमीन है तो आप देख लीजिए पूरा साफ है, कुछ नहीं हो सर। ये झांसी के किसानों का दर्द है जो अपने खेतों में मूंग और उड़द की खेती कर रहे थे, लेकिन इस फसल में अब कुछ भी नहीं बचा है। आगे चल के धान की तैयारी भी करनी है, अगर यही पोजीशन रहेगी तो बहुत बड़ा नुकसान होने। ललितपुर में भी किसानों का हाल बेहाल है। लॉकडाउन में फंसे किसान अपनी फसलों को बाजार तक पहुंचाने में नाकाम हैं, जिससे साग सब्जी की फसल खेत में ही खड़ी है, जिसको टिड्डी दल नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी भरपाई हो पाना मुश्किल है। उन्नाव के किसान भी डरे हैं। दवा दारू जो भी कर सकते हैं फसलों को बचाने के लिए वो सब कर रहे हैं, लेकिन पिछले साल के अनुभव से किसान परेशान हैं। उनको डर है कि टिड्डी दल का अगर इस बार भी हमला हुआ तो किसान भूखों मर जाएगा। भैया, पिछले साल टिड्डी आई थी, हम लोगों ने काफ़ी दवा ढीली, काफ़ी नुकसान हुआ था। अब कि हमने मोबाइल पे टीवी पे सब देख रहे हैं कि फिर टिड्डी आने वाली है। आती अगर जिला उन्नाव में आ गई तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, भूखों मर जाएंगे और दवाई फायदा करती नहीं है। अभी तक कोई सरकारी आदमी पिछले साल भी नहीं आया था, अब भी नहीं आ रहा है। लेकिन उन्नाव का जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि इस बार टिड्डी दल से किसानों को बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। टिड्डा दल से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है। हमने जिला स्तर पर भी एक टीम गठित की है और इसके अतिरिक्त ब्लॉक स्तर पर टीम गठित है। जितने संसाधन आवश्यकता है, ट्रैक्टर है, स्प्रे मशीन है, दवा है, वो सभी तैयार है।
कानपुर में भी टिड्डी दल के हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है, जिससे किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए दवा का छिड़काव कर रहे हैं और ढोलक, डमरू, थाली और मजीरा बजाने का इंतजाम कर रखा है ताकि टिड्डी दल से अपनी फसलों को बचाया जा सके। जिला प्रशासन दावा कर रहा है, लेकिन अब तक जिन इलाकों में टिड्डी दल ने हमला किया है उन इलाकों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये टिड्डी दल कहां से आया, जो कोरोना काल में किसानों के लिए संकट बन गया है। दरअसल पाकिस्तान से होते हुए हिंदुस्तान की जमीन पर टिड्डी दल ने हमला बोला है, जिससे किसानों की हालत खराब हो गई है। किसानों को जब तक टिड्डी दल के हमले की खबर मिलती, उससे पहले किसानों की फसलों को ये सफाचट कर चुके थे और दूसरे राज्यों में तबाही मचाने के लिए निकल पड़े थे। पाकिस्तान से निकलकर राजस्थान में टिड्डी दल ने सबसे पहले हमला बोला। इसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी होते हुए दिल्ली और उत्तराखंड में टिड्डी दल से किसान और आम इंसान परेशान हैं। लेकिन इस समय यूपी के बुंदेलखंड में टिड्डी दल ने डेरा डाल दिया है। बुंदेलखंड के झांसी, ललितपुर और उन्नाव में टिड्डी दल किसानों पर कहर बनकर टूटा है। जिस खेत में टिड्डी दल का हमला होता है, उस खेत की फसल पूरी तरह से साफ हो जाती है। समाजवादी पार्टी कोरोना से निपटने की यूपी सरकार की तैयारियों की आलोचना करती है, प्रवासी कामगारों पर खूब सियासत भी करती है, लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने में उसके अपने विधायक क्या कर रहे हैं वो ये नहीं देखती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप इस रिपोर्ट में देखिए। एसपी विधायक ने दिखाया लॉकडाउन को ठेंगा। लॉकडाउन तोड़कर विधायक ने की बैठक। बैठक में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। विधायक ने इकट्ठा की 100 लोगों की भीड़। भीड़ में सीओ और एसओ भी रहे मौजूद। ये इरफान सोलंकी हैं। जनाब कानपुर के सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। विवादों में पड़ना और विवाद खड़े करना विधायक जी की आदत रही है और अपनी इसी आदत का परिचय महोदय ने एक बार फिर दिया है। पूरे देश में लॉकडाउन है ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। यही कोशिश कानपुर में भी की जा रही है, लेकिन विधायक इरफान सोलंकी इस कोशिश में पलीता लगा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जहां एक और सामाजिक कार्यक्रम, शादी, ब्याह, समारोह और यहां तक कि नुक्कड़ सभाओं पर रोक थी, उसके बावजूद विधायक ने एक नुक्कड़ सभा कर डाली, नियम कानून को दरकिनार करते हुए। लॉकडाउन के पालन के लिए कानपुर में धारा 144 लगाई गई है, लेकिन देखिए यहाँ एक ही जगह पर 4 से ज्यादा नहीं बल्कि 40 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। हैरानी की बात यह है कि मौके पर सीसामऊ के सीओ और चमनगंज के एसओ भी मौजूद थे, जो बीच बीच में लोगों से ये तो कह रहे हैं कि भीड़ मत लगाओ, लेकिन इस भीड़ को लगने से रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी, दोनों इस बात को भूल गए हैं शायद। सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार करते हुए विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र में नुक्कड़ सभा कर डाली और उस सभा में डिप्टी एसपी, एसएचओ, चौकी इंचार्ज, यहां तक कि 250 से ज्यादा लोग मौजूद थे। हालांकि कुछ लोगों ने मास्क जरूर पहना था, मगर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाले इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के इकलौते विधायक नहीं हैं। इससे पहले 22 मई को मुरादाबाद से एसपी विधायक हाजी इकराम कुरैशी भी लॉकडाउन के नियम, कानून और कायदे की धज्जियां उड़ा चुके हैं। इकराम कुरैशी और उनके बेटे उबैद कुरैशी ने अपने घर के बाहर भीड़ इकट्ठा कर लोगों को खाद्य सामग्री बांटी थी। भीड़ में मौजूद महिलाओं और पुरुषों ने खाद्य सामग्री लेने के लिए सामाजिक दूरी की परवाह न करते हुए छीना झपटी शुरू कर दी। हैरानी की बात ये थी कि कानपुर की तरह यहाँ भी पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन भीड़ के आगे तमाशबीन बने थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर हाजी इकराम और उनके बेटे पर 6 दिन पहले ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन इरफान सोलंकी के खिलाफ कार्रवाई का अभी भी इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना संकट काल आने से सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को देखा जा रहा है, समझा भी जा रहा है। हर कोई एक दूसरे से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में ई रिक्शा ने नई तकनीक निकाली है ताकि लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया भी जा सके और कम पैसे में यात्रा करवाई जा सके। फिलहाल हम खड़े हैं एक ई रिक्शा कंपनी में और
आपको दिखाना चाहूँगा इस ई रिक्शा कंपनी की खासियत। अब तक आपने बहुत से ई रिक्शा देखे होंगे, लेकिन जैसे ही कोरोना का कहर बढ़ा उसके बाद से लोग बागों में जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को कहा, तब से इस बात को पूरा ध्यान रखा जा रहा था। और इसी के चलते ही इस ई रिक्शा को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें 4 सवारी आसानी से बैठ सकती हैं और सभी के सभी पूरा का पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 2 सवारी इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर बैठी हुई हैं, वहीं 2 सवारी राइट हैंड साइड पर बैठे हुए हैं। और इस तमाम जो सवारियां हैं बड़े ही इत्मीनान से, बहुत ही आराम से बैठी हुई हैं। और सभी के पास, अगर हम डिस्टेंसिंग की बात करें, डिस्टेंसिंग का भी यहाँ ख्याल रखा गया है। साथ ही इस तरह के पर्दे यहाँ लगाए गए हैं ताकि किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। साथ ही अगर सेफ्टी मेजरमेंट की हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नोजल लगाया हुआ है। साथ ही यहाँ पर सैनिटाइज़ करने के लिए, जैसे ही आप गाड़ी में बैठेंगे उसे सैनिटाइज़ करने के लिए सैनिटाइजेशन मशीन यहाँ लगाई गई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये उन लोगों के लिए है जो कि डेली सफ़र करते हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं, तो ऐसे में आवागमन के लिए ई रिक्शा एक बेहतर उपाय माना जाता है, जिसे टिर्री भी कहा जाता है कई जगह पर। क्या ये, कहाँ से ये आइडिया इनके पास आया, सीधा बात करते हैं। कंपनी के मालिक मेरे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम विकास देशवार। अच्छा विकास जी, कहाँ से ये आइडिया जनरेट हुआ? क्योंकि अब तक जो चल रहा था सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, तो ई रिक्शा अब तक हम देखते आए हैं कि वो नॉर्मली चलते थे, लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत ही बेहतर तरीके से आपने इसको मॉडिफाई किया है। जी, मैंने ई रिक्शा बायर्स की परेशानी को देखते हुए ई रिक्शा को डेवलप किया। अगर आप देखें ई रिक्शा पे, अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें नॉर्मल ई रिक्शा पे, तो 2 लोग बैठ पाएंगे। अगर 2 लोगों को बिठाकर ई रिक्शा वाला रिक्शा चलाता है तो अपना घर नहीं चला पाएगा, उसको फाइनेंशियल किस्त भी निकालनी है, अपने घर का खर्चा भी निकालना है। उसी चीज़ को देखते हुए मैंने इसको डेवलप किया कि वो कम से कम 4 लोगों को बिठाए और अपने घर परिवार को चला सके और अपने फाइनेंस की किस्त को दे सके। अच्छा, वहीं मैं देख रहा हूँ कि ना सिर्फ आपने सिटिंग अरेंजमेंट किया है, साथ ही ये मशीन भी आपने यहाँ रखी हुई है सैनिटाइजेशन की। तो ये कहाँ से, क्योंकि जो कोरोना कह रहा है उसके चलते ही ये आइडिया दिमाग में आया? जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना के चलते सभी लोगों को पता है, अगर हम टाइम टू टाइम सैनिटाइज़ करें खुद को तो हम कोरोना से बच सकते हैं। तो यही मैंने सोचा कि हमारा रिक्शा वाला जितने लोगों को बिठाए वो सब कोरोना से बचे रहें। उसके लिए मैंने सैनिटाइज़र मशीन लगाई है, जिससे कि जब भी कोई व्यक्ति आकर उतरेगा तो ये सैनिटाइज़ कर सकते हैं उसको। उसके बाद जो दूसरा बैठेगा तो उसको कोरोना से संक्रमित होने से खतरा काफ़ी कम हो जाएगा। बिल्कुल, काफ़ी कम हो जाएगा। वहीं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि एक जगह जब ये चीज़ें होती हैं, मॉडिफाई होती हैं, तो कहीं ना कहीं कीमत में अंतर आता है। तो ऐसे में कितना कीमत में अंतर आएगा ताकि जो ई रिक्शा चलाने वाले हैं उन पर भी बोझ ना पड़ा हो? कितना अंतर लगभग आया इसमें? जी, हमने पहले बहुत सारे चेंजेस किए। पहले हमने कुछ बनाया, उसमें 8,000 रुपये का कीमत का अंतर आया, पर मैंने देखा कि 8,000 रुपये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब कीमत का अंतर ज़्यादा से ज़्यादा 5-5,5 हज़ार रुपये आएगा। 5-5,5 हज़ार में आप अपना जो अभी आपके पास रिक्शा है उसे भी मॉडिफाई करा सकते हैं, और नया रिक्शा लेंगे तो उसमें 5-5,5 हज़ार रुपये ऐड होंगे आपके। मेन चीज़ ये है कि जहाँ एक और खुद कोरोना के कहर के बचने के चलते प्रधानमंत्री मोदी इस बात को कह चुके हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का बेहद ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर आपको कोरोना से बचना है तो सबसे पहला जो अहम कार्य है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। उसी को ध्यान में रखते हुए विकास जी ने ये पहल की और ये ई रिक्शा ईजाद किया है। अब देखना ये होगा कि ये ई रिक्शा आने वाले कितने दिनों में गाजियाबाद की सड़कों पर दौड़ता है और उसके बाद किस तरीके से ये काम करता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। कोरोना का कहर देश में अब भी जारी है, इसलिए यह तय है कि लॉकडाउन 5 आएगा ही आएगा। लॉकडाउन 4 खत्म होने में 2 दिन बाकी रह गए हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं कि लॉकडाउन 5 में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं और कहां-कहां राहत मिल सकती है। लॉकडाउन 5 पर मंथन जारी है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच खासी अहम बैठक हुई। इससे पहले गृह मंत्री ने सभी मुख्यमंत्री से बात कर लॉकडाउन 5 पर उनकी राय भी जानी थी। खबर है कि इस बार 31 मई को प्रधानमंत्री मोदी जब मन की बात करेंगे तो उसमें इस पर फैसला ले सकते हैं। क्यों लॉकडाउन बढ़ाना चाहते हैं राज्य? लॉकडाउन 5 में देश के 11 शहरों पर विशेष सख्ती रहेगी। देश में कोविड के 70% मामले दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, ठाणे, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, सूरत और कोलकाता में हैं। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 5,000 की ओर तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए ज्यादातर मुख्यमंत्री लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं, क्योंकि ये तय है कि संवेदनशील जिलों में अगर राहत दी गई तो यहाँ केस डबल स्पीड से बढ़ेंगे। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि गृह मंत्री से बात करने से यही संकेत मिले हैं कि लॉकडाउन 15 दिन और बढ़ेगा। हालांकि कुछ राज्य चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ रेस्टोरेंट, मार्केट और जिम खोलने की इजाजत दी जाए। ट्रैक पर दौड़ेंगी 230 ट्रेन।
रेलवे फिलहाल श्रमिक और स्पेशल ट्रेन चला रहा है। 1 जून से रेल मंत्रालय ने 230 ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है। वहीं नई गाइडलाइन के मुताबिक अब 30 AC स्पेशल ट्रेन और 200 मेल, एक्सप्रेस और जनशताब्दी ट्रेनों में अब 30 की जगह 120 दिन पहले बुकिंग कराई जा सकेगी। इन 230 ट्रेनों में पार्सल और सामान की बुकिंग की भी इजाजत होगी। ये बदलाव 31 मई रात 8 बजे के बाद होने वाली बुकिंग पर लागू होंगे। इस बीच रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अपील की है कि गंभीर रोग से ग्रस्त गर्भवती महिलाएं, 65 साल से ज्यादा और 10 साल से कम उम्र के बच्चे यात्रा से परहेज करें। शुरू होगा वन नेशन वन कार्ड। देश भर में राशन कार्ड के लिए 1 जून से वन नेशन वन कार्ड की योजना पूरी तरह से लागू हो जाएगी। फिलहाल ये स्कीम 20 राज्यों में शुरू होगी। इसके तहत राशन कार्ड किसी भी राज्य में बना हो, लेकिन उसका इस्तेमाल दूसरे राज्यों में भी हो सकता है। यूपी रोडवेज 1 जून से बस चलाने के लिए सभी बसों को सैनिटाइज करने का आदेश दे चुका है। गाइडलाइन के मुताबिक बस में क्षमता से आधी सवारी बैठेंगी और सभी के लिए मास्क और आरोग्य सेतु ऐप जरूरी होगा। बस में बैठने से पहले हाथों को सैनिटाइज करना भी जरूरी होगा। कुल मिलाकर 2 गज की दूरी ही वायरस पर ब्रेक लगाने का मंत्र है। गृहमंत्री ने तकरीबन आधे घंटे तक प्रधानमंत्री से अकेले मुलाकात की। संभवतः सूत्रों के हिसाब से ये खबर आ रही है कि देश के अंदर लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर बहुत जल्दी गाइडलाइंस आ सकती हैं। कैमरा पर्सन जगदीश प्रति के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। कोरोना काल में देश भर में प्रवासी मजदूरों के हालात चिंताजनक हैं, लेकिन यूपी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए एक राहत भरी योजना तैयार की है। योगी सरकार ने 11,50,000 श्रमिकों को रोजगार देने के लिए MOU साइन किए हैं। पीएम मोदी ने आपदा को अवसर में बदलने की बात कही तो योगी सरकार उस पर अमल करने में जुट गई। जब देश भर की सरकारें कोरोना संकट काल से निपटने और निकलने में व्यस्त हैं, तब योगी सरकार दूसरे राज्यों से बेरोजगार होकर घर वापसी करने वाले कामगारों को राहत देने के लिए रोजगार का द्वार खोल रही है। प्रत्येक फील्ड में हर एक श्रमिक की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी लेने के साथ हर हाथ को कार्य मिल सके, हर घर में रोजगार उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से सरकार कार्य कर रही है और उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए ही मैं धन्यवाद दूंगा कि इसमें सहयोग करने के लिए यहाँ पर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, फिक्की, लघु उद्योग भारती और नार्डेको जैसे संस्थाओं ने अपनी रुचि दिखाई है। योगी सरकार हर हाथ को काम देने का प्लान बनाकर हर किसी को राहत देना चाहती है। इसके लिए इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन, नार्डेको, CII और सरकार के बीच MOU साइन किए गए हैं। इस करार के मुताबिक रियल एस्टेट में 2.5 लाख, इंडस्ट्री एसोसिएशन में 5 लाख, लघु उद्योग में 2 लाख और CII में 2 लाख श्रमिकों और कामगारों को रोजगार मिलेगा। वैसे अब तक यूपी सरकार ने 24 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी कराई है, जिनको घर में ही रोजगार और पुनर्वास का भरोसा सरकार दिला रही है। उनमें से 11.5 लाख श्रमिकों और कामगारों के लिए सरकार ने रोजगार की व्यवस्था की है। जितने भी प्रवासी श्रमिक आए हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का वादा था कि उनके जब आएंगे तो उनके हाथों को काम दिया जाएगा। वो आज जो उनका वादा है, उनका जो सपना है, उत्तर प्रदेश का MSME डिपार्टमेंट उसको पूरा कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि अगर योगी सरकार जैसी सोच दूसरी सरकारों की भी हो जाए तो मान लीजिए सिर्फ यूपी की तस्वीर नहीं बदलेगी, बल्कि देश की तस्वीर और तकदीर बदलने में समय नहीं लगेगा। लोगों को रोजगार मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, तो उनकी तकदीर बदलने के साथ साथ देश और प्रदेश भी बदलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलो इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।